नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम नीरज कुमार है। 16 तारीख से एनटीपीसी फेज़ 2 सीबीटी 1 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और 13 जनवरी को सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम फेज़ फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नवीन सर है प्लेटफॉर्म कोचिंग से। ये कि जो सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, जो सीबीटी 2 देने वाले हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और जो ग्रुप डी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नवीन सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो लाइव बिहार चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद कि दोबारा से आप लोगों से कनेक्ट करने का मौका दिए हैं। और जहां तक अब एनटीपीसी और ग्रुप डी का सवाल है, आप देख रहे हैं कि पहले चरण का एग्ज़ाम समाप्त हुआ और दूसरे चरण का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट किया है एनटीपीसी, और उसमें करीब 27 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इस बीच में प्रश्न पत्र का क्या स्वरूप रहा, ये इंटरेस्टिंग है, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। आप देखेंगे कि पहले चरण में जो एग्ज़ाम हुआ है, क्वेश्चन का लेवल इजी ही रहा। बहुत ज़्यादा टफ उसको नहीं कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, उससे लेवल थोड़ा सा कम रहा इसका। लेकिन अब जैसे ही दूसरे चरण में प्रवेश किया गया है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। और इससे पहले भी हमारा जो अनुभव रहा है, जो भी एग्ज़ाम थोड़ा सा लंबा चलता है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो चलता है एग्ज़ाम, उसमें शुरू में तो प्रश्न पत्र का लेवल इजी रहता ही है, धीरे धीरे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। और उसी कड़ी में अब रेलवे भी यहाँ पर हम देख रहे हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में यही चीज़ हो रहा है। अब मैथ का जहाँ तक सवाल है, देख रहे हैं कि अब मैथ का सवाल आपका धीरे धीरे इसको लेवल ऊपर किया जा रहा है, उसमें भी ट्विस्ट किया जा रहा है, और कंसेप्ट पर बेस्ड मैथ का क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछ रहा है। अगर बच्चों को कंसेप्ट का समझ नहीं रहेगा तो हमको लगता है कि थोड़ा सा अब परेशानी बढ़ सकती है क्वेश्चन बनाने में। सिर्फ आप देखेंगे कि पहले चरण का जो एग्ज़ाम हुआ, सिर्फ उसी के क्वेश्चन को हम देख करके या उसी पैटर्न को फॉलो करके आगे का हम पूरा का पूरा प्रश्न पत्र बना लेंगे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पर है। इसलिए जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है उसके कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करें, तब जा कर के आप आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और रीजनिंग में भी हम देख रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग का ऐसा होता है, दे रहा है कि जिसमें कि आपका टाइम वहाँ पर वेस्ट हो रहा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, पढ़ने में मैक्सिमम स्टूडेंट का टाइम चला जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पर दोबारा से महत्वपूर्ण होगा कि कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ दें तो वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। उसके बदले में आप उतना टाइम बचा करके दूसरे क्वेश्चन पर आप समय देंगे तो वहाँ अधिक से अधिक आप स्कोर कर पाएंगे। तो और मैथ रीजनिंग में आप 60 क्वेश्चन रहना है, और कितना इंपॉर्टेंस मैथ रीजनिंग रहता है वो खुद आप समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए मैथ रीजनिंग में आपका ये रणनीति होना चाहिए। और इसके बाद जहाँ तक जीएस का सवाल है, जीएस में भी आप देखेंगे कि साइंस से क्वेश्चन कम पूछा जा रहा है, मैक्सिमम 5, 6, 7 तक साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन करंट अफेयर्स, आर्ट्स सेक्शंस और स्टैटिक जीके से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस तरह का क्वेश्चन का आप अभ्यास करके जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है, वो वहाँ पर आप प्लस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बच्चों का यह सवाल है सर कि उनका मतलब बार बार यही सवाल आता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। उनको डर रहता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, कट ऑफ हाई ना चल जाए। इन सब चीज़ों पे क्या है? कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करती है। एक तो क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कट ऑफ के लिए। हालांकि इसमें तो ये चीज़ अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग ये हो रहा है कि जैसे अलग अलग सीटिंग में एग्ज़ाम है तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चंस का किया जाएगा सीटिंग बाय सीटिंग। तो क्वेश्चन टफ भी रहे या मॉडरेट रहे या इजी रहे, बहुत ज़्यादा फ़र्क स्टूडेंट को नहीं पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए स्टूडेंट को यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए कि पहले जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं वो 80, 85, 90 अटैम्प्ट कर पाए और हम यहाँ पर 70, 75 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, या आगे चल करके हो सकता है कि प्रश्न पत्र का लेवल और जब बढ़ जाए तो आप 65, 60 ही बना पा रहे हैं। तो क्वेश्चन टफ है, इसलिए अभी आप कम अगर बना पा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल ही आपको नहीं घबराना है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो इक्वल हो जाएगा। आपका 60 में रिजल्ट हो जाएगा, दूसरे का 70 में भी कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए इस चीज़ को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, दूसरा ये भी निर्भर करेगा कि आप किस बोर्ड से फॉर्म डाले हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है वहाँ पर, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वहाँ से कितने अपीयर हो रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो शुरू में बच्चे भरते हैं, बोर्ड का सिलेक्शन जो स्टूडेंट करते हैं कि किस बोर्ड में को हम सेलेक्ट किए हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये अब तो उसके लिए समय निकल गया है, अब बच्चे चूज कर लिए हैं इस चीज़ को। लेकिन जहाँ से भी दे रहे हैं
पूरा आपको अपना उम्मीद बनाए रखना है कि वहीं से हमको रिजल्ट लेना है, इसलिए परफॉर्मेंस ऊपर का बना कर रखेंगे। तीसरा क्या कि कट ऑफ अगर इजी जो अब तक सेट रहा है उसमें स्टूडेंट अगर 70 प्लस किए हैं तो मेरे ख्याल से उनको CBT 2 के लिए लग जाना चाहिए। और अब धीरे धीरे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा रहा है, आगे का तो हम देखे नहीं हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ पर 65 में भी रिजल्ट हो सकता है, 60 में भी रिजल्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन की प्रकृति और उसके लेवल पर निर्भर करेगी। इसलिए आगे वैसे स्टूडेंट जिनका जो हम बताए हैं अगर उससे ऊपर आ रहा है तो अभी से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अच्छे मार्क्स के साथ अगर क्वालिफाई करते हैं CBT 1 तो उसमें जो 13 अलग अलग कैटेगरी है, 13 अलग अलग पोस्ट है, सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि अगर आपका थोड़ा सा कमज़ोर आप पढ़ेंगे, थोड़ा मार्क्स कम आता है तो सेलेक्टिव पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद है कि 70% स्टूडेंट कॉमन है ग्रुप डी से। हाँ, उनका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है और NTPC दे चुके हैं या आगे NTPC देना है। तो मेरा ये कहना है कि ग्रुप डी में सिर्फ साइंस का ही अंतर है, वहाँ साइंस का लगभग 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी सारा का सारा सिलेबस वही है। इसलिए अगर NTPC CBT 2 का जिनका टारगेट है, CBT 2 के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें और उनको ग्रुप डी के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सर अभी CBT 2-1 का भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और कुछ दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि अब क्वेश्चन धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि टफ होते जा रहा है, तो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? किनके लिए? जो CBT 2 जिनको देना है? नहीं, जो CBT 1 में अभी अपेयर हो रहे हैं। हाँ, नहीं, उनके लिए तो हम बता ही दिए हैं कि क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल जब बढ़ रहा है और कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस हिसाब से अपने को तैयार रखें, अधिक से अधिक सेट बनाएं और सेट भी अच्छे लेवल का सेट होना चाहिए। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह का क्वेश्चन का आप अभ्यास करके जाएं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक वगैरह पिछले NTPC का है तो वहाँ जो साइंस पूछ रहा है, मैथ या रीजनिंग जिस तरह का पूछा है, क्वेश्चन का स्तर वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, पिछले बार के बनिस्बत टफ कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत परेशानी नहीं होना है। बच्चे लगातार तैयारी किए हैं, पिछले 2 साल तो वैकेंसी के बाद तैयारी किए हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं उससे 1 साल 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए खाली क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है और अभ्यास अपना बढ़ा देना है, अधिक से अधिक रिवीजन करना है, तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, CBT 2 के लिए हम कहना चाहेंगे, थोड़ा उसके सिलेबस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आप देखेंगे जिनको CBT 2 देना है या जिनका लेवल से ऊपर आ रहा है मार्क्स, उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि CBT 2 में आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाना है और 120 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन मैथ से और 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से। 120 में 70 क्वेश्चन सिर्फ और मैथ रीजनिंग मिला करके पूछा जाना है, तो इसके इम्पोर्टेंस को आपको नकारा नहीं जा सकता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। और ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने स्टूडेंट हैं, हमेशा से ये दोनों पेपर उनका अच्छा रहा है, इसलिए अच्छा है तो उसको और अच्छे करके चलना है, कोशिश करना है कि इसमें हम मैक्सिमम स्कोर करें। और उधर जहाँ तक 50 क्वेश्चन का सवाल है, 50 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन आपका साइंस से पिछले बार पूछा गया था, तो हम मान करके चल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 क्वेश्चन तक साइंस से आपका पूछेगा और बहुत ही टफ साइंस का क्वेश्चन आपका नहीं देगा, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन को देखेंगे उससे प्रतीत होता है। उसके बाद वहाँ पर आपका 15 से 20 के लगभग आपका करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स करंट अफेयर से रहना है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रहना है और 6 से 8 क्वेश्चन मात्र हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से पिछले बार पूछा है। और मैथ में हम ये चीज़ पाए हैं कि मैथ में आपका 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस से आपका पिछले बार पूछा था, लेकिन हमको लगता है कि हो सकता है कि इसका थोड़ा सा रेशियो बढ़ा भी सकता है, 6 से लेकर के 10 तक एडवांस मैथ का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। इसलिए एडवांस मैथ का जिस तरह का पिछले बार क्वेश्चन पूछा है तो उसकी प्रकृति को समझ करके उस तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक अगर आप अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा भीड़ से अलग कर सकता है। दूसरा है क्या कि CBT 1 के बनिस्बत CBT 2 का क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहा है पिछले बार और उम्मीद है कि इस बार भी रहेगा। कारण वहाँ पर बोर्ड के हिसाब से ये हो सकता है कि जैसे अभी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन स्टूडेंट को बनाना होता है और वहाँ पर 90 मिनट में ही 120 क्वेश्चन बनाना है, तो आप समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण होगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन को टफ कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट के साथ और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है और हमको लगता है बोर्ड भी इस बात को ध्यान रखती है, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल उस तरीके का किया गया है। तो मेरा कहना है दूसरा बात कि एग्जामिनेशन हॉल में
टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएँ। सब वीडियो में हम लगभग बोलते हैं क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना चाहिए, उसका सिलेक्शन आप सही तरीके से कर पाएँ। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से CBT 2 में बहुत परेशानी आपको नहीं होना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 7 लाख रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन 7 लाख में से 2 लाख जरूर ऐसे बच्चे उसमें होंगे जो कि पिछले बार भी एग्ज़ाम में किसी न किसी कारण से उनका नहीं हुआ है। लगभग पॉइंट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पिछले बार NTPC में नहीं हुआ, 1, 2, 4 मार्च से NTPC में नहीं हुआ, उसके बाद ग्रुप डी में नहीं हुआ, उसके बाद ALP टेक्नीशियन में नहीं हुआ, RPF SI में नहीं हुआ। ये सारे वैसे कॉम्पिटिटेंट होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसलिए इन बात को ध्यान में रख करके दिन रात आपको एक कर देना है। 10 से 12 घंटे का डेली आप रूटीन बनाएं और अधिक से अधिक आप पढ़ाई करके उसको मेंटेन करने का प्रयास करें। असंभव कुछ भी नहीं है, सारा कुछ संभव है। अब आप बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और हमको लगता है कि ये चांस आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और 2-3 महीने 4 महीने जब जितना भी आपके पास समय बचता है उतना अगर रेगुलर आप मेहनत कर देते हैं तो आपके लिए सफलता बहुत हार्ड नहीं रह जाएगी, सफलता आपके लिए निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। मेन तो यही रहेगा सर कि स्टूडेंट किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, ये तो सब दिन से महत्वपूर्ण रहा है और अभी के समय में जितना महत्वपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि रेलवे के अलावे अन्य भी बहुत सारे एग्जाम्स बच्चे दे रहे हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे को इस बार जो परसों आपका रिजल्ट आया है बिहार SI का मेंस, सबसे पहले तो हम अपने तरफ से और संस्थान की तरफ से उन सारे बच्चों को मुबारकबाद या धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतना मेहनत करके इस लेवल तक आप पहुँचे हैं। उनका फिजिकल बचा हुआ है तो हमको लगता है कि मॉर्निंग में हम इधर से गुजरते भी हैं, देखते हैं कितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल उनको मिलेगा। और मेरा उनके लिए खास करके कहना चाहूँगा जिनका इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी न किसी कारण से कुछ मार्च से जिनका रिजल्ट इस बार छूट गया है, खास करके बिहार SI की बात मैं बोल रहा हूँ, तो उन बच्चों को भी हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनको सेल्फ एवेल्यूशन करना चाहिए कि ज़रूर कहीं ना कहीं हमसे कमी रहा है जिस वजह से हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे आरा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी कमी को पहचानना है और कोशिश करना है कि इस बार जो भी हमारा कमी रह गया है, और आगे अभी फॉर्म भराया हुआ है, कुछ दिन के बाद उसका एग्ज़ाम होना है बिहार SI का प्री का, तो इस बार आप चांस मिस नहीं करेंगे और मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करेंगे वो बच्चे, थोड़ा सा अगर एफर्ट अपना बढ़ा देते हैं तो। बिल्कुल सर, बिहार मेंस की बात करें तो एक चीज़ और कि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ हाई होने की वजह। कट ऑफ हाई होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, तो लेकिन हमारा हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। हम निगेटिव बातों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का लगता है कि क्वेश्चन आउट ये वो, हम समझते हैं कि ये उचित चर्चा नहीं है, ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ज़रूर बहुत सारे बच्चे अपनी कमी को छुपाने के लिए भी या दूसरे पर दोष देना चाहते हैं, तो लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए ही आप इन पर चर्चा ना करके, बल्कि जो कमी आप में रही है जिन वजह से रिजल्ट नहीं हुआ, आप तो हम तो देख रहे हैं कि कोचिंग से भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, हमको तो एक भी बच्चा उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जो कि उस माध्यम से गए हैं। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आगे हमारा चांस मिस ना हो। इस पर चर्चा करने से बेहतर है कि अपना मेहनत थोड़ा बढ़ा देना है। जो हमारे हाथ का है उस पर हम विश्वास करेंगे, अब जो हमसे संभव नहीं है उस पर हम नहीं जाएंगे, उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सकारात्मक विचार अपना बनाए रखें, और सबसे बड़ी बात जो सर ने कही वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर कही कि टाइम मैनेज करके चलें। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।